गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है एडिसिव स्टाम्प और रेवेन्यू स्टाम्प में क्या अंतर है, या एडिसिव टिकट और रेवेन्यू टिकट में क्या अंतर है। वैसे रेवेन्यू टिकट की परिभाषा इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 में कहीं नहीं दी गई है। फिर भी इसको धारा 2 की उपधारा 26 में सर कुछ परिभाषित किया गया है, जिसमें स्टाम्प के अंतर्गत स्टैम्प, इम्प्रेस्ड स्टाम्प और एडिसिव स्टाम्प, रेवेन्यू स्टाम्प ये सभी आ जाते हैं। और इसी प्रकार से जो एडिसिव स्टाम्प है उसकी भी परिभाषा स्पेशली तौर पे इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 में नहीं दी गई है, लेकिन यूज ऑफ एडिसिव स्टाम्प को धारा 11 में परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार से जो महत्वपूर्ण इसमें प्रावधान है कि धारा 2 की उपधारा 13 में इम्प्रेस्ड स्टाम्प, जिसको असंजक स्टाम्प और छापित स्टाम्प भी कहते हैं, उसकी भी परिभाषा दी गई है। इसी प्रकार से धारा 12, जिसमें टिकट के कैंसिलेशन के बारे में बताया गया है एडीसी टिकट के, और इसी प्रकार से धारा 62 और 63, जिसमें जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है कि यदि इनको कैंसिल नहीं किया जाता है विधि अनुसार तो उसमें क्या जुर्माना किया जा सकता है। और धारा 35 कि यदि उचित रूप से कोई दस्तावेज स्टाम्पित नहीं है तो उसे साक्ष्य में अग्राह्य माना जाएगा। ये सभी इन इंडियन स्टाम्प एक्ट के अंतर्गत बताए गए हैं। इंडियन स्टाम्प एक्ट का बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो भी लिखित इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है तो उसको उचित रूप से स्टाम्पित किया जाए। यदि उसको उचित रूप से स्टाम्पित नहीं किया गया तो वो कोर्ट में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना जाएगा। तो इसी सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे अब आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए मैंने एक स्पेशल ई बुक आपके लिए तैयार करके रखी है, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। आगे की जानकारी, रेवेन्यू स्टाम्प की परिभाषा, एडीसी स्टाम्प की परिभाषा, रेवेन्यू टिकट कितने प्रकार के होते हैं, इनका उपयोग कहाँ और किस प्रकार से किया जाता है, आदि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा हम ई बुक के अंदर से करेंगे। और आइए सर, मैं आपको आगे की जानकारी उसी ई बुक के अंदर से प्रदान करता हूँ। लेट्स गो सर। जो टाइटल है वो इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 से संबंधित है। इसमें कुल एक लगायत 78 धाराएं हैं, 3 इसमें अनुसूचियां हैं, जिसमें अनुसूची तीनों में अलग अलग जो है कि कानूनी प्रावधान बताए गए हैं। इसमें मूल्यानुसार फीसें और फिक्स्ड फीसों के बारे में भी बताया गया है। और रेवेन्यू स्टाम्प, जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं सर, हम पहले डेफिनेशन पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इस ई बुक से भी मैं आपको लास्ट में वीडियो के अंत में परिचित करा दूंगा। रेवेन्यू स्टाम्प की परिभाषा कानून में, सीधी बात इंडियन स्टाम्प एक्ट में जो हम समझने की कोशिश करें तो उसमें सीधी बात यह है कि इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 में रेवेन्यू स्टाम्प शब्द की अलग से कोई परिभाषा धारा 2 में डेफिनेशन में नहीं दी गई है। धारा 2 की उपधारा जो 26 है सर, 2004 में संशोधन भी हुआ इसमें, कि इसमें कहा गया है कि स्टाम्प का मतलब इम्प्रेस्ड स्टाम्प और एडिसिव स्टाम्प है। इम्प्रेस्ड मतलब असंजक और एडिसिव मतलब संजक, ये इसको हिंदी में कहा जाता है। दोनों स्टाम्प इसमें शामिल हैं। और भारत संघ उपधारा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 2 की उपधारा जो 26 है, ये 26 स्टाम्प 2004 के अधिनियम 23 धारा 117 द्वारा खंड 26 इसमें जोड़ा गया है। 10/9/2004 से प्रभावी है। और उसमें स्टाम्प का अर्थ है कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत किसी एजेंसी या व्यक्ति द्वारा कोई चिन्ह, मोहर या प्रष्टांकन, और इसमें इस अधिनियम के तहत प्रभार शुल्क के प्रयोजन के लिए चिपकने वाला या प्रभावित स्टाम्प शामिल है। धारा 11 में बताया गया है सर कि किन किन मामलों में एडिसिव स्टाम्प का प्रयोग किया जा सकता है। और उसमें जो पांचवा बिंदु है वो रिसिप्ट, रसीद, यानी रसीद पर जो विशेष प्रकार का एडिसिव स्टाम्प लगाया जाता है वही रेवेन्यू टिकट भी कहलाता है। इसमें जो एडिसिव स्टाम्प, इसलिए रेवेन्यू स्टाम्प इज इक्वल टू एडिसिव स्टाम्प फॉर रिसिप्ट अंडर सेक्शन 11 ऑफ द स्टाम्प एक्ट। अब इसमें सर जो रिसिप्ट की जो परिभाषा दी गई है इंडियन इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 में, वो धारा 2 की उपधारा 23 में दी गई है। रिसिप्ट जो डेफिनेशन है सर, मैं आपको उसी के बारे में शॉर्ट में जानकारी दे रहा हूं मैं। रिसिप्ट इंक्लूड्स एनी नोट, मेमोरेंडम और राइटिंग, नंबर ए है, वेयर बाय एनी मनी और एनी बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्राइमरी नोट इज अननॉलेज्ड टू हैव बीन रिसीव्ड, और बी है, वेयर बाय एनी other movable properties acknowledged to have been received in transfer in satisfaction of a debt, or C है, hereby any debt or demand or any part of a debt or demand is acknowledged to have been satisfied or discharged। इसको हम सरल भाषा में भी सर समझ लेते हैं कि रिसिप्ट का मतलब है कोई भी लिखित प्रमाण जिससे यह स्वीकार किया जाए कि पैसा या माल प्राप्त हुआ है या कोई कर्ज चुकाया गया है। इस रिसिप्ट पर रेवेन्यू स्टाम्प लगाया जाता है। स्टाम्प का प्रयोग कहां कहां अनिवार्य है। सेक्शन 30 इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 की है, और शेड्यूल 1 आर्टिकल 53 के अनुसार
यदि कोई रिसिप्ट 5,000 से अधिक की नकद राशि की है, उस पर ₹1 का रेवेन्यू स्टाम्प अनिवार्य है यदि भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन हुआ है और रेवेन्यू स्टाम्प की उसमें आवश्यकता नहीं है ऑनलाइन भुगतान में। इसमें धारा 30 को हम समझ लेते हैं सर, जो बुक में परिभाषा दी गई है उसी को एक्सप्लेन मैंने यहाँ किया है, क्योंकि ये भी रसीद से ही संबंधित है। इसका जो पहला भाग है, जब नगद विनिमय पत्र, चेक, वचन पत्र या अचल संपत्ति, धारा 30 का सर जो पहला भाग है कि जब नगद विनिमय पत्र, चेक, वचन पत्र या चल संपत्ति मिले, यदि कोई व्यक्ति ₹20 से अधिक की राशि प्राप्त करता है, ₹20 से अधिक की राशि, या उसे कोई विनिमय पत्र जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक या वचन पत्र जिसे प्राइमरी नोट भी कहते हैं प्राप्त होता है, या किसी ऋण की पुष्टि या आंशिक तुष्टि जैसे कि एक्नॉलेजमेंट या पार्ट सर्टिफिकेशन ऑफ लोन के रूप में ₹20 से अधिक मूल्य की चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी प्राप्त होती है, तो उस व्यक्ति को स्टाम्प लगी हुई रसीद देना अनिवार्य है यदि भुगतान करने वाला मांग करता है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं सर। राम ने श्याम को ₹5,000 उधार दिए। श्याम ने उसे लौटाते समय यदि श्याम ने मांग करे तो राम को एक स्टाम्प लगी रसीद देना होगी जिसकी उसने ₹5,000 वापस लिए। इसी तरह यदि श्याम ने 25,000 का चेक दिया तो भी राम को स्टाम्प लगी रसीद देनी होगी। इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 30 का जो दूसरा भाग है, बीमा पॉलिसी की स्थिति, इंश्योरेंस प्रीमियम जिसको हम कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति अग्नि बीमा जिसको हम फायर इंश्योरेंस भी कहते हैं की संविदा का नवीनीकरण करता है और उसके बदले में वह प्रीमियर या प्रतिफल प्राप्त करता है या खाते में या रकम जमा करता है, तो उसे 1 महीने के भीतर स्टाम्प लगी हुई रसीद देनी होगी। दूसरा उदाहरण है सर इसका, सर कोई बीमा कंपनी ग्राहक से 2,000 का प्रीमियम आग बीमा के नवीनीकरण के लिए प्राप्त करती है। बीमा कंपनी को ग्राहक को 1 महीने के अंदर उचित स्टाम्प लगी हुई रसीद देना अनिवार्य है। नंबर तीसरा है धारा 30 का, इंडियन स्टाम्प एक्ट की धारा 30 का तीसरा भाग है, अगर रसीद नहीं दी जाती या बिना स्टाम्प दी जाती है, वह रसीद अदालत में सभी सबूत के रूप में मान्य नहीं होगी। धारा 35 में बताया गया है सर, यदि उचित रूप से स्टाम्प नहीं है तो वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगी। संबंधित व्यक्ति पर स्टाम्प शुल्क और दंड पेनल्टी लगाया जा सकता है। धारा 30 का सर उद्देश्य भी हम समझ लेते हैं, ये रिसिप्ट और रेवेन्यू टिकट से ही संबंधित है। इस धारा का जो मुख्य उद्देश्य है, वित्तीय लेन देन को लिखित और प्रमाणिक बनाना, सरकार को स्टाम्प शुल्क के माध्यम से राजस्व दिलाना, भविष्य के विवादों से बचाव करना। संक्षेप में जो धारा 30 कहती है कि ₹20 से अधिक के नगद या वित्तीय साधन या चल संपत्ति प्राप्त करने पर तथा अग्नि बीमा के प्रीमियम प्राप्त करने पर स्टाम्प लगी रसीद देना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें सर एक निर्णय भी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 29 जनवरी 1971 को जुपुड़ी केशव राव बनाम पुलवर्ती वेंकट सुब्बाराव और अन्य, इसमें जो मुख्य मुद्दा था सर कि क्या एक अनुबंध जिसको हम लीज एग्रीमेंट भी कहते हैं कि सेकेंडरी एविडेंस जैसे उसकी कॉपी अगर वह प्रमाणित ड्यूल स्टाम्प नहीं किया गया है तो क्या वह साक्ष्य एविडेंस के तौर पर स्वीकार किया जा सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है धारा 35 स्टाम्प अधिनियम 1899 के बारे में कि इसका जो पहला भाग है स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई इंस्ट्रूमेंट जिस पर स्टाम्प ड्यूटी देय है उचित स्टाम्प नहीं किया गया है तो साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये धारा 35 का पहले भाग में क्लियर बताया, यानी सेकेंडरी एविडेंस जैसे दस्तावेज की कॉपी या अनुबंध की कॉपी भी स्वीकार नहीं होगी जब तक मूल दस्तावेज पर स्टाम्प लगाया हुआ ना हो। तथ्य जो थे इस मामले में कि एक लिखित पट्टे के अनुबंध से संबंधित था जिसे सही तरीके से स्टाम्प नहीं किया गया था। इसमें जो निर्णय दिया गया सर बड़ा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 35 की पहली धारा क्लियरली शट्स ऑफ फॉर्म एविडेंस एंड इंस्ट्रूमेंट चार्ज, धारा 35, इसमें सर जो धारा 35 है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि क्लियरली शट्स डाउन फ्रॉम एविडेंस एंड इंस्ट्रूमेंट चार्जेबल विथ ड्यूटी अनलेस इट इज ड्यूल्ड स्टाम्प, अर्थात वह दस्तावेज स्टाम्प योग्य है और सही ढंग से स्टाम्प नहीं किया गया है तो उसे अदालत में प्रस्तुत करके प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब पर्याप्त स्टाम्प लगा हुआ स्टाम्प ही न्यायालय में साक्ष्य में स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई मुकदमा होता है, कोर्ट में दस्तावेज पेश किया जाता है, धारा 35 के तहत उसमें न्यायालय आदेश भी कर सकता है, आप आवेदन भी लगा सकते हैं और यदि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प में आपने उचित पेनल्टी ड्यूटी और बकाया स्टाम्प ड्यूटी अदा कर दी, उसके बाद कोर्ट में पेश किया तो उसको साक्ष्य में स्वीकार भी किया जा सकता है। इसमें कुछ जजमेंट के बताया है सर, मैंने इसमें लिख दिया सारांश में उसका जजमेंट का तारीख और धारा 35 के बारे में भी लिख दिया है, मामले के बारे में भी इसमें मैंने लिखा है। कोर्ट ने कहा है कि बिना स्टाम्प वाली रिसिप्ट को एविडेंस एक्ट के तहत एडमिसेबल नहीं माना जाएगा। हाँ, पेनल्टी देकर स्टाम्प की कमी पूरी की जा सकती है। मेरे कई व्यूअर्स ने इस पर सवाल भी किया था एग्रीमेंट से संबंधित।
हमारे एक मेंबरशिप के भी मेंबर हैं, उन्होंने भी इसी से मिलता जुलता कोई सवाल कमेंट्स में किया था। इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो यही है। इसमें जो अंत में निष्कर्ष है सर कि रेवेन्यू स्टाम्प की अलग परिभाषा स्टाम्प एक्ट में नहीं है, बिल्कुल क्लियर बात है। दरअसल एडीसी स्टाम्प का एक विशेष प्रकार है और रिसिप्ट धारा 11 और धारा 2 की उपधारा 23 पर लगाया जाता है। ये इसमें बताया गया है और इससे संबंधित कुछ धाराएं सर जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको बताई थी, उन पे भी हम संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 2 की उपधारा 13 जो इम्प्रेस स्टाम्प, जिसको छापित या असंजक स्टाम्प भी कहते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि वह स्टाम्प जो किसी दस्तावेज पर सीधे छाप के रूप में लगाया गया हो, इम्प्रेस्ड किया गया हो, या फिर किसी ऐसे स्टाम्प पेपर पर लिखा गया हो जिस पर सरकार ने पहले से छाप किया है, एम्बोस्ड या इंग्रेव्ड किया है। सरल शब्दों में हम इसको देख लें तो इम्प्रेस्ड स्टाम्प जो है, छापित या मुद्रित स्टाम्प वे स्टाम्प पेपर होते हैं जैसे हम 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर खरीद कर उस पर एग्रीमेंट लिखते हैं या शपथ पत्र लिखते हैं। इस पर अलग से टिकट चिपकाने की जरूरत नहीं होती है। ये जो स्टाम्प वेंडर होते हैं सर, जिनको लाइसेंस दिया जाता है, उनके द्वारा भी विक्रय किए जाते हैं। सर्विस प्रोवाइडर जो वर्तमान में ऑनलाइन स्टाम्प निकाल कर देते हैं, उनके द्वारा भी विक्रय किए जाते हैं। ये इम्प्रेस स्टाम्प ही कहलाते हैं। कुछ धारा 11 को आप समझ लेते हैं सर। इसमें यूज ऑफ एडिसिव टिकट के बारे में बताया गया है। एडिसिव मतलब चिपकाने वाला, गोंद से चिपकाने वाला, जिसके पीछे गोंद लगा रहता है। छोटे साइज की वो टिकटें होती हैं। एक टिकट मेरे पास रखी हुई है, उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ। ये कोर्ट फीस टिकट है ये और इसके पीछे गोंद लगा हुआ है। जब हम इस गोंद को कागज पर चिपकाते हैं तो इसको एडिसिव टिकट कहते हैं। नोटरी वकील साहब को जो टिकट दिया जाता है और नोटाइल टिकट होता है, वो भी एडिसिव टिकट के अंतर्गत आता है। और स्टाम्प वो A4 साइज के पेपर पर प्रिंट करके देते हैं ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, और ऑफलाइन लेते हैं वो भी A4 साइज के स्टाम्प पेपर पर ही प्रिंट होकर निकलता है, जिसपे हम अपने एग्रीमेंट, शपथ पत्र वगैरह टाइप करते हैं। उसे इम्प्रेस स्टाम्प कहते हैं। और एडिसिव स्टाम्प चिपकाने वाला स्टाम्प कहलाता है, जिसे गोंद से चिपकाया जाता है। एडिसिव स्टाम्प का यूज जो सिर्फ धारा 11 इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 में परिभाषित किया गया, वो कुल 5 जगह बताई गई हैं, जिसमें बहुत छोटी स्टाम्प ड्यूटी जैसे 10 नए पैसे तक हो, विदेश में बने बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्राइमरी नोट्स, हाई कोर्ट में एडवोकेट, वकील, नोटरी, अटॉर्नी के नाम की एंट्री, उस पर भी एडिसिव टिकट चिपकाई जाती है। नोटरी द्वारा किए गए कार्य, कंपनी के शेयरों द्वारा ट्रांसफर, ये सब एडिसिव टिकट यहाँ यूज किया जाएगा। धारा 11 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। और धारा 12 में कैंसिलेशन ऑफ एडिसिव स्टाम्प के बारे में बताया गया है कि आप जो एडिसिव टिकट चिपकाते हैं, यदि आपने उसको कैंसिल नहीं किया तो उसमें जुर्माने का भी प्रावधान है। तो धारा 11 में वो तरीके बताए गए हैं और ये नेसेसरी है कि उसको कैंसिल किया जाए। कि जो भी व्यक्ति दस्तावेज पर एडिसिव स्टाम्प लगाएगा, उसे इस प्रकार टिकट को कैंसिल करना अनिवार्य है, ताकि वह टिकट दोबारा उपयोग ना हो सके। टिकट कैंसिल करने के तरीके बहुत से हो सकते हैं, जिसमें दस्तावेज पर हस्ताक्षर या मोहर लगाकर, दूसरा है तारीख लिखकर, तीसरा है कोई ऐसा निशान बनाकर जिससे वो टिकट दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। पांचवा मैं बता दूं सर कि नोटरी वकील साहब उनकी जो छोटी गोल सील होती है वो आधी टिकट पर और आधी नीचे लगाते हैं। जैसे कि ये नोटरी टिकट है, आप देख रहे हैं नोटाइल, ये इसमें सील है तो आधी सील इस पे आएगी और आधी सील नीचे आएगी। तो ये भी टिकट कैंसिल करने का एक तरीका है। ये भी एडिसिव टिकट ही है सर। ये नोटरी वकील साहबों को स्पेशल तौर पर गवर्नमेंट की ओर से दी जाती है। जब वो नोटरी करते हैं तो उनके द्वारा ये दस्तावेज पर लगाई जाती है। ये अनिवार्य है, नेसेसरी है। ये नोटरी एक्ट 1952 और नोटरी नियम 56 में इसके बारे में बताया गया है। धारा 62 हम देख लेते हैं कि पेनल्टी फॉर एक्सिक्यूटिंग ईटीसी इंस्ट्रूमेंट्स नॉट ड्यूल स्टाम्प। यदि कोई व्यक्ति ऐसा दस्तावेज बनाता है जिस पर आवश्यक स्टाम्प नहीं लगाया गया है, तो उसे 500 रुपए तक का जुर्माना या फिर उस दस्तावेज पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी का 10 गुना जो भी अधिक हो दंड स्वरूप देना होगा। ये जब कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के द्वारा जांच की जाएगी या अदालत में जज साहब के द्वारा बीच में रोक दिया जाएगा उसको कम ड्यूटी की वजह से, तो आपको वहां जाना होगा, कलेक्टर ऑफ स्टाम्प आवेदन देना होगा। तब वो पेनल्टी भी जमा करेंगे और उसको रसीद भी देंगे, और फिर आप जब कोर्ट में पेश करेंगे तो धारा 35 इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 के तहत वो साक्ष्य में ग्राह्य तब मानी जाएगी, ऐसे नहीं मानी जाएगी। धारा 63 में पेनल्टी फॉर फेलिवर टू कैंसिल एडिसिव स्टाम्प, जो आप छोटी टिकट चिपकाते हैं एडिसिव टिकट गोंद से, उसको यदि आपने कैंसिल नहीं किया तो कैंसिल करने में असफल रहता है तो उस पर 100 रुपए तक का जुर्माना या फिर स्टाम्प ड्यूटी का 10 गुना जो भी अधिक हो जुर्माना उसमें लगेगा। मुख्य विषय है एडीसीओ और रेवेन्यू स्टाम्प में अंतर। तो एडीसीओ धारा 2 में जो बताया है सर कि इसमें स्टाम्प में एडीसीओ और इम्प्रेस दोनों आ जाते हैं। एडीसीओ स्टाम्प मतलब चिपकने वाला स्टाम्प होता है। धारा 11 के अनुसार ये प्राइमरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ लेंडिंग, प्रॉक्सी, रिसिप्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि में प्रयोग होता है। धारा 11 में 5 तरीके बताए गए जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताए। रिसीव रेवेन्यू स्टाम्प में
ये एडिसिव स्टाम्प का ही एक प्रकार है, जैसे कि नोटाइल टिकट जो नोटरी वकील साहब को दिया जाता है वो भी एडिसिव स्टाम्प ही के अंतर्गत आता है। इसका उपयोग केवल रिसिप्ट पर होता है। धारा 2 की उपधारा 23, धारा 30 और धारा 35। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति 5,000 इससे अधिक की नकद राशि लेता है और रसीद देता है तो उस पर 1 रुपए का रेवेन्यू टिकट लगाना अनिवार्य है। ये एक उदाहरण है सर। ये नियम संशोधन समय समय पर बदलते भी रहते हैं, इसलिए आप ऑल इंडिया में आपके स्टेट के हिसाब से जो भी ला है उसको भी आप एक बार देख लें। उदाहरण है सर एडीसी स्टाम्प का, कि ए ने बी को 50,000 का प्राइमरी नोट लिखा, इस पर एडीसी स्टाम्प लगाना होगा, जैसे 5 या 10 रुपए का टिकट। रेवेन्यू स्टाम्प, एक उदाहरण को हम देख लेते हैं सर, इसी से रिलेटेड है कि ए ने बी को 50,000 का प्राइमरी नोट लिखा, इस पर एडीसी स्टाम्प लगाना होगा, जैसे 5 रुपए 10 रुपए का। रेवेन्यू टिकट, ए ने बी से 10,000 कैश प्राप्त किए और रसीद दी, उस रसीद पर 1 रुपए का रेवेन्यू स्टाम्प लगाना अनिवार्य है। अगर रेवेन्यू स्टाम्प नहीं लगाया गया है तो रसीद अदालत में साक्ष्य के रूप में इनएडमिसिबल होगी। अंत में सर हम निष्कर्ष जो देखते हैं इसमें कि इम्प्रेस स्टाम्प धारा 2 की उपधारा 13 में छपित और स्टाम्प असंजक स्टाम्प कहा जाता है। एडीसी स्टाम्प को धारा 11-12 में जो है कि चिपकने वाला टिकट अलग अलग दस्तावेजों पर लगाया जाएगा। रेवेन्यू स्टाम्प एडीसी स्टाम्प का एक विशेष प्रकार है जो केवल रसीदों के लिए है। धारा 62 व 63 स्टाम्प स्टाम्प न लगाने या एडीसी कैंसिल न करने पर जुर्माने के बारे में बताता है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्टाम्प लगाना केवल औपचारिकता नहीं बल्कि कानूनी अनिवार्यता है, वरना दस्तावेज अदालत में अस्वीकार होगा। आप ही का नुकसान है सर इसमें। परिभाषा एडीसी स्टाम्प की क्या है ये सर मैंने इसमें लिखी हुई है पूरी डिटेल में। धारा 11 जो इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 की, उसको भी मैंने पूरा परिभाषित किया है सरल शब्दों में। इसमें सर एक बात और बता दूं कि ये जो यूज ऑफ एडिसिव टिकट है, इसमें जो मैंने 5 जगहें पढ़ के बताई थी उसमें एफिडेविट, एग्रीमेंट, सेल डीड, लेज डीड और पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। जो 5 जगहें जहाँ इनका इस्तेमाल किया जाएगा वो स्पष्ट बता दी गई हैं, तो इनके लिए इम्प्रेस्ड स्टाम्प ही यूज किया जाएगा। बाकी चीजों के लिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है इसके बारे में भी सर मैंने उदाहरण के साथ सरल भाषा में इसमें समझाया है। और इसी प्रकार से आगे इसके जो प्रकार हैं सर हम वो देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं एडिसिव टिकट। कुल 8 प्रकार इसमें मैंने लिखे हैं सर, वो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे मिला मैंने आपके लिए कलेक्ट किया है। एडिसिव टिकट में रेवेन्यू टिकट भी आ जाती है, दूसरी डाक टिकट आ जाती है, तीसरी नोटरी टिकट, चौथा कोर्ट ऑफ जुडिशल टिकट जो मैंने अभी आपको बताई थी, जिसको हम कोर्ट में अक्सर आवेदनों पर चिपकाते हैं, जैसे कि ये, जैसे कि आपने बेल एप्लीकेशन का आवेदन लगाया धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत, तो उस पर 10 रुपए की टिकट लगती है, तो ये एडीसी टिकट ही लगाई जाती है। नोटरी वकील साहब जब नोटरी करते हैं तो नोटाइल टिकट लगाई जाती है, ये भी एडीसी टिकट के अंतर्गत आता है। उपयोग न्यायालय में दाखिल दस्तावेजों कोर्ट फीस चुकाने में होता है सर, इसका राजस्व टिकट होता है। छठा स्पेशल एडिसिव टिकट, सातवां ब्रोकर हुंडी टिकट। इन पे सर मैं एडिसिव टिकट पे तकरीबन 10 वीडियो बना चुका हूँ जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उनकी ई बुक भी उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है, यदि आपको आवश्यकता हो तो आप उसको वहां से परचेज भी कर सकते हैं। और सातवां है ब्रोकर आपकी हुंडी टिकट, और आठवां है पोस्टल या टेलीकॉम विशेष टिकट। तो ये सब टिकट के प्रकार हैं सर, बताए गए हैं। इन पे कौन कौन से कानून लागू होते हैं वो भी इसमें मेरे द्वारा लिख दिया गया है। ये ई बुक ही है सर जिसके अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। एक प्रश्न भी मैंने इसमें लिखा है, किसी एग्रीमेंट में स्टाम्प शुल्क की अदायगी 2 प्रकार के स्टाम्प के संयोजन से की जा सकती है या नहीं, जैसे ई स्टाम्प प्लस एडिसिव चिपकाने वाले या ई स्टाम्प प्लस मैनुअल स्टाम्प को मिलाकर, इस पर विधिक सलाह देने की कृपा करें। तो ई स्टाम्प प्लस एडिसिव और ई स्टाम्प प्लस मैनुअल, हम इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ई स्टाम्प प्लस एडिसिव। तो मैं सर आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की ओर से जो ऑनलाइन पोर्टल से इम्प्रेस स्टाम्प दिए जाते हैं वो डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि वहाँ पूरी कंप्लीट राशि का स्टाम्प ही आपको दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपने सर्विस प्रोवाइडर से कहा कि हमें एग्रीमेंट के लिए स्टाम्प की आवश्यकता है, तो गवर्नमेंट पोर्टल में पहले से ही उसको 500 रुपये डिजाइन करके रखा गया है। एफिडेविट के लिए 50 रुपये वहां पे लिखा गया है। जब आप वहां से स्टाम्प लेते हैं तो आपको पूरी राशि का स्टाम्प ही मिलता है। जब आपको पूरी राशि का स्टाम्प मिल चुका है तो आपको एडिसिव लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि यदि नियमानुसार यदि एग्रीमेंट 500 रुपये पर लिखे जाने का प्रावधान है तो भला आप 600 रुपये का क्यों लगाएंगे। भाई आप कम लगाएंगे तो जुर्माना है, लेकिन आप अधिक क्यों लगाएंगे उसमें, इसलिए ऐसी कंडीशन में उसकी आवश्यकता ही नहीं है। इसी प्रकार से ई स्टाम्प प्लस एडिसिव स्टाम्प, उसमें भी यही नियम लागू होते हैं। मतलब ई स्टाम्प के साथ को आपको ना तो एडिसिव टिकट की आवश्यकता है, ना नॉन जुडिशियल स्टाम्प की आवश्यकता है, ना इम्प्रेस स्टाम्प की आवश्यकता है। वो अपने आप में ही मुकम्मल और पर्याप्त है, और ऑनलाइन वो पूरा ही दिया जाता है, और उसी में आपकी संपूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई का जो आपका एग्रीमेंट होता है आप उस पर लिख सकते हैं।
इसके उत्तर को पूरी डिटेल में सर मैंने इस ई बुक के अंदर लिखा है, जो मैं स्क्रॉल करके आपको ले जा रहा हूँ। मैं आपको इससे सिर्फ परिचित करा रहा हूँ सर, ई बुक से भी आपका इस बहाने परिचय हो जाएगा। कई व्यूवर्स कहते हैं कि सर ई बुक की आप हमें जानकारी भी दे दें, तो जानकारी सर मैं दे रहा हूँ। ये अध्याय 1 यहाँ से चालू हुआ है सर, और ये सभी अध्याय इसमें लिखे गए हैं, और अंत में डिस्क्लेमर है। और आप ये देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर एडिसिव स्टैंप और रेवेन्यू स्टैंप में क्या अंतर है। ये हमारे वीडियो का भी टाइटल है और ई बुक का भी टाइटल है। इसका अध्याय 1 में परिचय है। कुल 6 अध्यायों में इसमें बनाया गया है, जिसमें अध्याय 1 में परिचय है, 2 में स्टाम्प की कानूनी परिभाषा और प्रकार है, 3 में नोटरी दस्तावेजों पर एडिसिव स्टाम्प का प्रयोग के बारे में बताया गया है। अध्याय 4 में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के निर्णय भी इसमें शामिल किए गए हैं। ये सभी कुछ इसमें लिखा गया है सर। अध्याय 5 में व्यवहारिक मार्गदर्शन, 6 में सारांश और निष्कर्ष, और डिस्क्लेमर भी है सर इसमें। मैं आपको इसमें बता दूं कि डिस्क्लेमर ये इसलिए है क्योंकि ये एक पीडीएफ है सर, और ये आपके ये किसी भी प्रकार का दावा नहीं है। कोर्ट के द्वारा ही आपके गुण दोषों के आधार पर केस का फैसला दिया जाएगा। मेरा चैनल या मेरी लिखी गई बुक्स किसी भी प्रकार के दावा जीतने का या हारने का नहीं करती हैं। इसमें डिस्क्लेमर में भी यही लिखा गया है, ये आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है। इसके अंदर जो कानून दिए गए हैं उसके संबंध में आप बुक अदालत में पेश कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की जो धाराएं आपको पढ़ के बताई हैं, उसके लिए आप ये बुक कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करें। ये जो बुक है, ये विभिन्न बुकों में से जो कानून और धाराएं निकाल के मैंने एक ही जगह कलेक्शन करने की कोशिश की है, ताकि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। ये कॉम्बिनेशन आपको हर जगह मिलना नामुमकिन ही है सर, क्योंकि ये एक यूनिक चीज है जो हर व्यक्ति के दिमाग में अलग अलग पैदा होती है। जहां तक मुझसे हो सका था, तो मेरे द्वारा इसको आपके लिए आसानी के साथ तैयार किया गया है, ताकि आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने की कोशिश की जा सके। ये ई बुक है, इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप में से किसी को आवश्यकता हो तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। दूसरी बात यह है सर, महत्वपूर्ण जानकारी, कि यूट्यूब चैनल की ओर से मुझे ऑफिशियल तौर पर फ्लिपकार्ट और मंत्रा कंपनी का एफिलेट पार्टनर बनाया गया है। उनके द्वारा मुझे लिंक दी गई है। उस लिंक को भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉपी पेस्ट किया है। आप जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे, फ्लिपकार्ट की अलग, मंत्रा की अलग, दो लिंक हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा। प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर सर्च बॉक्स आ जाएगा, वहां आप आपका प्रोडक्ट सर्च करके आप उसको खरीद सकते हैं। आप अभी तक जैसे खरीदते चले आ रहे थे, सारी प्रोसेस वही रहेगी, सारा भुगतान की प्रक्रिया वही रहेगी, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदलाएगा। अभी आप जिस प्लेटफॉर्म से खरीद रहे थे तो उसका प्रॉफिट उस प्लेटफॉर्म को मिल रहा था। यदि आप मेरे चैनल के जरिए खरीदी करेंगे तो उसका प्रॉफिट मेरे चैनल को मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब चैनल को कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हुआ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके द्वारा जो खरीदी की जाती है तो उसको एक संभावना नजर आई। इसलिए मेरे आपको ये सूचना, एक अपील मान लें आप, कि यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप यहाँ से जाके खरीदी कर सकते हैं। भुगतान का सभी नियम तरीके वही हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म आपका बदलाएगा। तो आज का सर जो हमारा वीडियो है कि एडीसी टिकट और रेवेन्यू टिकट में क्या अंतर है, उस पर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी सर आपको प्रदान कर दी है। एडीसी टिकट, इम्प्रेस स्टाम्प और रेवेन्यू टिकट, इनके प्रकार और इनमें अंतर, नोटरी और एडीसी टिकट, इस पर तकरीबन 10 वीडियो के ऊपर मैं मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ई बुक्स भी बनाकर उसमें मैं वीडियो के नीचे लगा चुका हूँ। इस प्रकार से एडीसी टिकट से संबंध में जो इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 के अंतर्गत ही आते हैं, इसके ऊपर मैंने सर आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।